आज हम एक ऐसी मुलाकात की गहराई में उतरने वाली हैं जो सुनने में किसी कहानी जैसी लगती है। एक तरफ थे विज्ञान के जादूगर निकोला टेस्ला, वो इंसान जिसने हमारी पूरी दुनिया को रोशनी किया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे भारत के, कहना चाहिए, एक आध्यात्मिक तूफान, स्वामी विवेकानंद। हाँ। जरा सोचिए, साल है 1895, शहर है न्यूयॉर्क। उस दौर के सबसे बड़े दिमागों में से एक और एक भारतीय संत एक कमरे में बैठे हैं और बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों की, ऊर्जा, पदार्थ, चेतना। ये कल्पना ही बहुत जबरदस्त है ना? तो आज हम इसी बातचीत की परतें खोलेंगे। हमारे पास जो सूत्र है वो है स्वामी विवेकानंद के लिखे हुए कुछ पत्र, कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज और एनालिसिस। सही। और हमारा मिशन ये समझना है कि उस कमरे में असल में हुआ क्या था और क्यों उनकी वो 130 साल पुरानी बातें आज भी इतनी गूंजती हैं। तो चलिए सबसे पहले उस माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये मुलाकात हुई कहाँ, कैसे? मतलब ये कोई औपचारिक साइंटिफिक मीटिंग तो थी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मुलाकात न्यूयॉर्क की एक बहुत ही खास जगह पर हुई थी। उस समय की मशहूर एक्ट्रेस सारा बोनहाट के घर पर। अच्छा। हाँ, उनका घर जो था वो उस दौर के आर्टिस्ट, लेखक, साइंटिस्ट, विचारक, इन सब का एक अड्डा हुआ करता था। एक तरह का सलून। बिल्कुल। और देखिए, उस समय का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। अमेरिका अपनी इंडस्ट्रियल क्रांति की सफलता के बाद थोड़ा रुककर बड़े सवाल पूछ रहा था। लोग सिर्फ भौतिक चीजों से आगे की बातों में दिलचस्पी ले रहे थे और पूर्वी दर्शन की तरफ एक खिंचाव था। और ठीक उसी वक्त स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। 1893 की विश्व धर्म संसद में अपनी जबरदस्त स्पीच के बाद वो एक जानी मानी हस्ती बन चुके थे। हाँ, और विवेकानंद सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रहे थे, वो वेदांत के जरिए, मतलब असलियत की प्रकृति को समझा रहे थे। वो ऐसे बुद्धिजीवियों की तलाश में थे जो उनकी इन गहरे विचारों को समझ सकें। और दूसरी तरफ थे टेस्ला। हाँ, दूसरी तरफ निकोला टेस्ला, जो सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे। सही। वो ऊर्जा और वाइब्रेशन के फंडामेंटल सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहे थे और उनकी पूर्वी दर्शन में पहले से ही गहरी रुचि थी। तो जब ये दोनों मिले तो ये कोई महज इत्तेफाक नहीं था। नहीं, ये दो ऐसे खोजियों का मिलना था जो एक ही पहाड़ पर बस दो अलग अलग रास्तों से चढ़ रहे थे। वाह! मतलब एक तरफ टेस्ला बिजली के तार बिछा रहे थे और दूसरी तरफ विवेकानंद चेतना के तारों को जोड़ने की बात कर रहे थे। और दोनों को लगा कि शायद वो एक ही चीज की बात कर रहे हैं। कमाल है। तो उस कमरे में असल में बात क्या हुई? मुझे नहीं लगता कि मौसम पर चर्चा हुई होगी। नहीं, मौसम पर तो बिल्कुल नहीं। स्वामी विवेकानंद के पत्रों से हमें साफ साफ पता चलता है कि उन्होंने टेस्ला को वेदांत दर्शन के 3 मुख्य सिद्धांतों से परिचित कराया। ओके। पहला था प्राण। प्राण? हाँ, यानी ब्रह्मांड की मौलिक जीवन शक्ति, वो यूनिवर्सल एनर्जी जिससे सब कुछ चलता है। ठीक है। दूसरा था आकाश, वो सूक्ष्म तत्व जिससे सारे पदार्थ बनते हैं। आप इसे विज्ञान के पुराने ईथर के सिद्धांत जैसा समझ सकते हैं। अच्छा, एक ऐसा माध्यम जो हर जगह मौजूद है। बिल्कुल। और तीसरा क्या था? तीसरा और सबसे गहरा सिद्धांत था ब्रह्म या महत का। ये वो परम एकीकृत सत्य है जो प्राण यानी ऊर्जा और आकाश यानी पदार्थ, इन दोनों से भी परे है। मतलब जिससे ये दोनों पैदा होते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर प्राण ऊर्जा है और आकाश पदार्थ, तो ब्रह्म वो स्रोत है जहां से ये दोनों निकलते हैं। जैसे एक ही महासागर से सारी लहरें और धाराएं निकलती हैं। ये तो बहुत गहरा दर्शन है। टेस्ला जैसे वैज्ञानिक जो मतलब ठोस चीजों और गणित से काम करते थे, उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? विवेकानंद अपने एक पत्र में लिखते हैं कि टेस्ला इन विचारों से मंत्रमुग्ध हो गए थे। मंत्रमुग्ध? हाँ, और इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं है। टेस्ला के एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, हाँ, कि अगर आप ब्रह्मांड के रहस्य जानना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के टर्म्स में सोचें। बिल्कुल। तो जब विवेकानंद ने समझाया कि वेदांत के अनुसार पूरा ब्रह्मांड एक ही मौलिक ऊर्जा यानी प्राण का अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन ही है, तो टेस्ला के लिए वो एक यूरेका मोमेंट जैसा रहा होगा। हाँ, उन्हें लगा होगा कि जिस चीज को वो अपनी लैब में खोज रहे हैं, उसे भारत के संतों ने हजारों साल पहले अपनी चेतना में खोज लिया था। वाह! तो ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल सहमति नहीं थी, टेस्ला को इसमें साइंटिफिक संभावनाएं भी नजर आईं। बिल्कुल। और यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? विवेकानंद ने अपने एक दोस्त को लिखे पत्र में एक चौंकाने वाली बात लिखी। उन्होंने लिखा कि टेस्ला को लगता है कि वो इन वेदांतिक विचारों को गणितीय रूप से साबित कर सकते हैं। क्या?
गणित से? हाँ, उन्हें विश्वास था कि वो ये दिखा सकते हैं कि बल यानी फोर्स और पदार्थ यानी मैटर दोनों एक ही चीज के दो रूप हैं और दोनों को वापस उनकी पोटेंशियल एनर्जी में बदला जा सकता है। एक मिनट। वो पदार्थ को ऊर्जा में बदलने का गणितीय सूत्र ढूंढ रहे थे 1895 में। हाँ, ये तो आइंस्टाइन के प्रसिद्ध E=mc² समीकरण से 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले जिस स्केल पर वो सोच रहे थे वो अविश्वसनीय है। ये तो सच में कमाल है। हाँ, उन्हें लगा कि वेदांत की ये शब्दावली प्राण और आकाश उन्हें फिजिक्स की एक यूनिफाइड थ्योरी बनाने में मदद कर सकती है, एक तरह की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। और वेदांत उन्हें एक वैचारिक ढांचा दे रहा था। बिल्कुल। जब वो मुलाकात इतनी जबरदस्त हो तो जाहिर है कि उसे लेकर कई कहानियां और मिथक भी बन जाते होंगे, और इस मुलाकात के बारे में तो मैंने भी बहुत कुछ सुना है। तो चलिए अब तथ्यों को कल्पना से अलग करते हैं। हमारे पास ठोस सबूत क्या है? देखिए, सबसे ठोस और प्राइमरी सबूत तो खुद स्वामी विवेकानंद के 1895 और 1896 के पत्र हैं। उनके अपने लिखे हुए? जी, इनमें वो साफ साफ मिस्टर टेस्ला का नाम लेते हैं, प्राण और आकाश की चर्चा का जिक्र करते हैं और इस उम्मीद के बारे में लिखते हैं कि टेस्ला जल्द ही गणितीय रूप से ये साबित कर देंगे कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही हैं। ये तो ऐसा सबूत है जिसे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। ये तो हुई विवेकानंद की तरफ से बात, लेकिन क्या टेस्ला ने भी इस मुलाकात का कभी जिक्र किया, या उनके काम में, उनके लेखों में इसका कोई निशान मिलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। टेस्ला ने सीधे तौर पर इस मुलाकात के बारे में ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन इसका असर उनके काम पर साफ दिखाई देता है। कैसे? मुलाकात के लगभग एक दशक बाद 1907 में टेस्ला ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि। और उस लेख में वो ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली को समझाने के लिए प्राण और आकाश जैसे संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सच में? हाँ, वो लिखते हैं कि कैसे एक आकाशीय माध्यम है जो पूरे अंतरिक्ष में फैला है और एक जीवनदायी प्राण उस पर काम करके इस ब्रह्मांड की रचना करता है। तो ये सीधे तौर पर दिखाता है कि उस बातचीत ने उनकी सोच पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। एक अमिट छाप। तो ये तो साफ है कि मुलाकात हुई और उसका असर भी हुआ, लेकिन उन बड़े बड़े दावों का क्या जो आजकल सुनने को मिलते हैं, जैसे कि टेस्ला ने अपने सारे आविष्कार वेदों से चुराए, या वो वेदों पर आधारित एक फ्री एनर्जी डिवाइस बनाने वाले थे? ये दावे, देखिए, समकालीन दस्तावेजों के आधार पर ये बातें बिल्कुल भी समर्थित नहीं हैं। ये बाद में जोड़ी गई अतिशयोक्तियां हैं। पर ये मिथक इतने लोकप्रिय क्यों हैं? शायद इसलिए कि हम अपने प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के एक बहुत बड़े नायक के साथ जोड़कर एक तरह का गर्व महसूस करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि टेस्ला एक मौलिक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनके आविष्कार उनकी अपनी मेहनत का नतीजा थे। हाँ। असलियत ये थी, वो मिले, उन्होंने वेदांत और भौतिकी के गहरे संबंधों पर चर्चा की और टेस्ला ने इसे अपने काम से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है। टेस्ला कभी भी वो गणितीय प्रमाण नहीं दे पाए जिसकी स्वामी विवेकानंद को उम्मीद थी। अच्छा। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को, जैसा हमने पहले कहा, बाद में 1905 में आइंस्टाइन ने स्वतंत्र रूप से तैयार किया। इससे ये बात साफ हो जाती है कि सिर्फ दार्शनिक सहमति काफी नहीं होती, विज्ञान को ठोस सबूत चाहिए, गणितीय प्रमाण चाहिए। तो अगर इस मुलाकात से कोई बड़ी वैज्ञानिक खोज या कोई नया आविष्कार नहीं हुआ, तो कोई ये पूछ सकता है कि तो फिर इसका इतना महत्व क्यों है? क्या ये बस एक दिलचस्प ऐतिहासिक किस्सा बनकर रह गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली प्रभाव साइंटिफिक से कहीं ज्यादा फिलॉसफिकल और कल्चरल था। अच्छा। विवेकानंद के लिए इस मुलाकात ने उनके इस विश्वास को और मजबूत कर दिया कि वेदांत का ब्रह्मांड विज्ञान इतना तर्कसंगत है कि उसे आधुनिक भौतिकी की भाषा में भी व्यक्त किया जा सकता है। उन्हें लगा कि वेदांत सबसे ठोस वैज्ञानिक नींव पर स्थापित हो जाएगा। बिल्कुल। और टेस्ला के लिए क्या इसने उनके बिजली बनाने के तरीके को बदला? उनके मुख्य इंजीनियरिंग के काम को तो नहीं बदला, लेकिन इसने ब्रह्मांड के बारे में उनके दार्शनिक नजरिए को एक नई गहराई दी। उन्हें ऊर्जा, पदार्थ और ब्रह्मांड की एकता के बारे में सोचने के लिए एक नया ढांचा मिला। वो प्रकृति को महज एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत, स्पंदित इकाई के रूप में देखने लगे। तो इसका बड़ा सबक ये नहीं है कि किसने किसको सही साबित किया। बिल्कुल, यही इस मुलाकात की सबसे खास बात है। ये विज्ञान की वेदांत पर या वेदांत की विज्ञान पर जीत नहीं थी। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक पुल था, एक संश्लेषण। हाँ, वे दोनों एक ही परम सत्य को दो अलग अलग दृष्टिकोणों से खोज रहे थे। एक बाहरी दुनिया की पड़ताल कर रहा था जो विज्ञान करता है, और दूसरा भीतरी दुनिया की जो अध्यात्म करता है। और यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे सच इतने सार्वभौमिक हैं कि एक योगी ध्यान में और एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में
दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ये सब 130 साल पहले की बात है, लेकिन क्या इस बातचीत का आज की दुनिया में, हमारे स्मार्टफोन और एआई की दुनिया में कोई वास्तविक महत्व है? यहीं पर यह चर्चा अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक हो जाती है। सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स को देखिए। ठीक है। वेदांत की कुछ धारणाएं, जैसे अद्वैत यानी नॉन डुअलिटी, कि सब कुछ एक है, या ये विचार कि वास्तविकता मूल रूप से कंपन है, ये आज क्वांटम फील्ड थ्योरी, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट जैसे विचारों से बहुत मेल खाती हैं। ये तो सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन क्या हम यहाँ सिर्फ पैटर्न देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जहाँ कोई पैटर्न है ही नहीं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और हमें सावधान रहना चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि प्राचीन ऋषि क्वांटम फिजिसिस्ट थे। दोनों की कार्यप्रणाली में जमीन आसमान का फर्क है। सही बात है। वेदांत आत्मनिरीक्षण पर आधारित है, विज्ञान गणित और प्रयोगों पर। दिलचस्प बात ये नहीं है कि वो एक जैसे थे, बल्कि ये है कि दो बिल्कुल अलग रास्ते एक जैसी मंजिल की ओर इशारा कर रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। अब उस विषय पर आते हैं जो आज हर किसी के दिमाग में है, एआई और चेतना। हाँ, कृत्रिम चेतना और क्या मशीनें कभी संवेदनशील हो सकती हैं? इस पर आज जो बहस चल रही है वो सीधे विवेकानंद के विचारों से जुड़ती है। कैसे? विवेकानंद का दृष्टिकोण था कि चेतना कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ दिमाग में पैदा होती है, बल्कि चेतना यूनिवर्सल है, ब्रह्मांड का मौलिक गुण है। हाँ, बस वो अलग अलग रूपों में, जैसे पत्थर, पौधे या इंसान में अलग अलग स्तर पर प्रकट होती है। तो जब हम आज पूछते हैं कि क्या कोई भविष्य का एआई सच में जागरूक हो सकता है, तो हम असल में वही सवाल पूछ रहे हैं जो विवेकानंद उठा रहे थे। क्या चेतना कुछ ऐसा है जिसे हम बनाते हैं, या ये एक सार्वभौमिक क्षेत्र है जिसे एक जटिल सिस्टम जैसे कि एआई संभावित रूप से एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल सही कहा। ये सवाल हमें तकनीक से निकालकर दर्शन के गहरे सवालों तक ले जाता है। और यही अंतःविषय सोच यानी इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग आज के इनोवेटर्स के लिए सबसे बड़ा सबक है। चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग हो, बायो इंजीनियरिंग हो या एआई, बड़ी सफलताएं वही मिलेंगी जहां विज्ञान को दर्शन के साथ और तर्क को चेतना के साथ जोड़ा जाएगा। और टेस्ला और विवेकानंद की मुलाकात इसी संवाद का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे लिए तो पहली ये है कि सत्य एक हो सकता है, पर उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक हैं। विज्ञान और आध्यात्मिकता को दुश्मन होने की जरूरत नहीं है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। दूसरी बात कि ऊर्जा ही हर चीज का मूल है। ये एक ऐसा विचार है जहां आधुनिक भौतिकी और वेदांत दोनों सहमत हैं। और तीसरी सबसे जरूरी बात कि जब अलग अलग क्षेत्रों के महान दिमाग एक दूसरे से बात करते हैं तो जादू होता है। और शायद एक आखिरी बात, चेतना ही अगला मोर्चा है। विवेकानंद ने इसकी भविष्यवाणी की थी और 2025 का न्यूरोसाइंस और एआई का शोध इसी दिशा में बढ़ रहा है। हाँ। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय प्रश्न पर लाकर छोड़ता है। क्या? स्रोत बताते हैं कि विवेकानंद टेस्ला से केवल एक दार्शनिक सहमति नहीं चाहते थे, वो एक कठोर गणितीय प्रमाण चाहते थे जो टेस्ला उस समय नहीं दे सके। यह आज के लिए एक आकर्षक सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारे वैज्ञानिक उपकरण और ज्यादा उन्नत हो रहे हैं, खासकर क्वांटम बायोलॉजी और चेतना अध्ययन जैसे क्षेत्रों में, तो क्या हम चेतना की भीतरी दुनिया और भौतिकी की बाहरी दुनिया के बीच उस तरह का कोई गणितीय पुल बनाने के करीब आ रहे हैं जिसका सपना विवेकानंद और टेस्ला ने देखा था? और अगर हाँ, तो वैसा पुल आखिर दिखेगा कैसा?